Bismillahirrahmanirrahim. Hearing acuity. You can often tell if the patient has a hearing loss from a response to conversation. अगर आप कन्वर्सेशन के टाइम वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेशेंट, तो आप उसको बता सकते हैं या उसको नोट कर सके हैं द थ्री टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। तीन टाइप्स है। एक कंडक्शन है, अगर आवाज़ की इनर ईयर तक पहुंचाने में रास्ते में मसला हो तो ये कंडक्शन लॉस होगा। ये आसानी से ठीक हो सकती है जब उसकी मसले को आप हल करें। सेंसोरी न्यूरल ये है कि अगर नर्व मतलब मुतासर हो जाए, वहाँ की सेंसेस मुतासर हो जाए, फिर उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। एंड मिक्स्ड अगर इन दोनों का मजमुआ हो तो मिक्स में आएगा। Conduction loss involves the interruption of the sound waves as they travel from the outer ear to the cochlea। मैंने अभी बताया कि बाहर से जब कॉकलिया तक जाएगी रास्ते में अगर कोई मसला है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द आउटर एंड मिडल ईयर स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर बाहर वाले ईयर में या इनर मिडल वाले ईयर में मसला है तो किस तरह वो इनर ईयर तक पहुंच सकेगा। सेंसरी न्यूरल लॉस इन्वॉल्व्स द इनर ईयर। इसमें इनर ईयर मुतासर होगा। द ऑडिटरी नर्व, वहाँ पर जो नर्व है ऑडिटरी और द हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। अगर हियरिंग सेंटर में मसला है, साउंड इज कंडक्टेड थ्रू द आउटर एंड मिडिल ईयर स्ट्रक्चर। बाहर वाली ईयर से फिर मिडिल ईयर में आएगा, बट द कंटिन्यू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बिकम इंटरप्टेड। लेकिन अगर उसमें तो उसकी तसलसल में कंटिन्यूटी में मसला आया एट सम पॉइंट बियॉन्ड द बोनी ऑसिकल, कभी कभार बोनी आसिकल जो है मीलियस से इनकस से स्टेपीज मिडिल ईयर के अंदर जो बोन है इसमें इसकी वहाँ पे मसला अक्सर आ जाता है, तो फिर कंडक्शन वो होना मुश्किल हो जाता है। अब मिक्स क्लास इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड सेंसरी न्यूरल। मिक्स में दोनों होंगे। पेशेंट्स वर्किंग और लिविंग अराउंड द लॉइड नाइस आर एड्रेस फॉर हियरिंग लॉस। वो लोग जो शोर वाली जगहों में रहते हैं उनको अक्सर ये मसला वो रिस्क पे ख़तरे पे होती है। Older adults experience an inability to hear high frequency sound and consonants। बूढ़ी उम्र के लोग जो होते हैं ना, वो तेज़ आवाज़ को मतलब उनका सुनाई देना उनके लिए मतलब वो नहीं सुन सकते हैं। एंड कॉन्सोनेंट और एक जैसे सिलेबल के वर्ड जो है ना वो उनके लिए वो नहीं समझते न सुन सकते हैं। डिटोरिएशन ऑफ द कॉकलिया, अगर इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर है कॉकलिया अगर वो ख़राब हो जाए, एंड थिकनिंग ऑफ द टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, और आउटर ईयर की जो मेम्ब्रेन है वो अगर थिक हो गई तो क्या हो जाएगा। हियरिंग कॉज द ओल्डर एडल्ट सॉरी हाँ जी मेम्ब्रेन कॉज ओल्डर एडल्ट्स टू ग्रेजुअली लॉस हियरिंग एक्विटी, तो उनकी सलाहियत सुनने की सलाहियत थोड़े से कम हो जाएगा। दे आर स्पेशली एड्रेस फॉर हियरिंग लॉस काज बाय ऑटोटॉक्सिसिटी। अगर हमारे कानों में कोई टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये रिस्क पे है। रिजल्टिंग फ्रॉम हाई मेंटेनेंस डोज ऑफ एंटीबायोटिक, अक्सर हेवी डोज हम एंटीबायोटिक की लगाते हैं, इससे कानों में मसले हो जाते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। टू कंडक्ट हियरिंग असेसमेंट, जब आप असेसमेंट कर लोगे करने जा रहे हो, हैव द पेशेंट रिमूव द हियरिंग एड्स ए फ़ोन, अगर उसने कोई चीज़ कानों में रखी हुई थी उससे उसको हटा दे। नोट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, उनके रिस्पॉन्स चेक करें। अब यू सस्पेक्ट हियरिंग लॉस, अगर आपको हियरिंग लॉस का पता चला, आपका शक पड़ गया, चेक द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द विस्पर्ड वॉइस, उनसे उनके साथ सरगोशी है, आहिस्ता आहिस्ता बात करो। अगर उसने उनको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो उसकी कानों में मसला है। नोट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, क्वेश्चन तक उनकी रिस्पॉन्स भी चेक करो। टेस्ट वन ईयर एट टाइम व्हाइल द पेशेंट अक्लूड्स द अदर ईयर विद अ फिंगर, एक ही वक्त में एक कान को आप एग्जामिन करो, न कि दो को। और द पेशेंट टू जेंटली मूव द फिंगर अप एंड डाउन ड्यूरिंग द टेस्ट, उनसे ये भी कह दो कि आपने उंगली को ऊपर नीचे लेके जाना है। वाइल स्टैंडिंग 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईयर, अपने कान से 30 सेंटीमीटर की फासले पर खड़ा होना है। यू आर टेस्टिंग, जब आप टेस्ट कर रहे हो, कवर द मस माउथ, उसकी माउथ को कवर कर लो अपने आप को। एंड द पेशेंट इज अनएबल टू रीड योर लिप्स, ताकि आपके होंठ उनको नज़र ना आए कि क्या बोल रहा है। ऐसा ना हो कि इशारे से समझ जाए ना। After examining fully, whisper softly toward the unoccluded ear। उसकी जो खुली कान है उसमें कोई चीज़ की सरगोशी करो, रिसाइटिंग किसी चीज़ की नंबरिंग पढ़ो। with equally accented syllables such as 9 4 10, इस तरह की कोई लफ्ज़ बोलो।
If necessary, gradually increase the voice intensity until the patient correctly repeat the number. अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अपनी आप इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दो. That is the other ear for comparison. दूसरे कान को भी इन्वॉल्व करो ताकि आपको सही और गलत का पता चल सके. Sidle and other the patient normally hear numbers clearly when whispered. नॉर्मली ये जो सरगोशी छोटी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हो आप ना, वो उसको सुनाई दे रहा है नॉर्मली इंसान को. यू मे यूज़ अ टिकिंग वॉच टू टेस्ट हियरिंग इक्विटी. आप वॉच के ज़रिए से भी उसकी इक्विटी को चेक कर सकते हैं. बट यूजिंग अ स्पोकन वर्ड्स अलाउ फॉर मोर एक्यूरेसी एंड कंट्रोल इन टेस्टिंग. लेकिन जब आप क्या करते हैं, जो ज़ुबान से वो जो बात आप कर रहे हो वो उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये जो टेस्ट है वो बहुत मतलब करामत होती है, एक्यूरेट भी होती है, कंट्रोलिंग टेस्ट कंट्रोल में भी होती है. अब हियरिंग लॉस इस प्रेजेंट, अगर वो उसको सुनाई नहीं दे रहा, कानून में मसला है. दिया रहा टेस्ट एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर परफॉर्मिंग यूजिंग ट्यूनिफोर ऑडियोमेट्री. ट्यूनिफोर के ज़रिए से जो दो टेस्ट करते हैं, विस्पर टेस्ट करते हैं और रेंज टेस्ट है. ये दो टेस्ट है ऑडियोमेट्री है. ऑडियोमेट्री क्या है? टू मेजर हियरिंग पिच एंड इंटेंसिटी. ये इंटेंसिटी को और पिच को. पिच क्या है? द डिफरेंस बिटवीन लाउड साउंड एंड फेंट साउंड, इसका नाम है पिच. नुकदार जिससे आवाज़ होती है. ये हो गया आपका आपके कानों का सिस्टम. अभी हम शुरू करेंगे नोज एंड साइनस असेसमेंट. हमारे आठ साइनसेस है ना, सुराख है हमारे खोपड़े में. ये और एक नोज़ भी है, तो उनको हम किस तरह असेस कर लेंगे? असेस द इंटीग्रिटी ऑफ द नोज एंड साइनस बाय इंस्पेक्शन. उसको किस तरह असेस करो? उसको एग्जामिन करो इंस्पेक्शन के ज़रिए से, उसको देख लो लाइट के ज़रिए से. एंड पल्पेशन है, उसके ऊपर फिंगर फेड्स रखो, उसके ऊपर हाथ लगाओ जो फिंगर से. द पेशेंट सिट डाउन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. दौरान मुआयना उसको बिठा दो. पेन लाइट अलाउज द ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ईच नेरीज. हर एक नाक की सुराख के लिए ज़रूरी है कि पेन लाइट इस्तेमाल करो. मोर डिटेल एग्जामिनेशन रिक्वायर्स यूजिंग अ नेज़ल स्पेकुलम. अगर बहुत ज़रूरी है कि अंदर आप जा सके तो इसके लिए एक कैमरा होता है, छोटा सा पिन होता है, उसकी नाक में रखो, इसी कैमरे में देखो. टू इंस्पेक्ट डीपर नेजल टर्बिनेट्स. आपके उस अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट ताख है, वो आपको नज़र आएंगे. डू नॉट यूज स्पेकुलम अनलेस क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर. बगैर माहिर की आप ये ट्रीटमेंट न करो. हिस्ट्री टेकिंग फॉर नोज एंड साइनस. किस तरह आपका हिस्ट्री लोगे? इट इज़ यूजफुल टू नो वेदर द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री इंडिकेट एक्सपोजर टू डस्ट, पोल्यूटेंट्स, एलर्जी. आपने ये मालूम करना है कि पोल्यूटेंट्स को एलर्जी तो नहीं है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रीसेंट ट्रामा तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, हेडेक है या नहीं है. पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब ये है कि अक्सर गले में बहुत ज़्यादा खराश आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, इसका नाम है पोस्ट नेजल ड्रिप. ये किसकी वजह से? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से. An assessment for history of nose bleeding include a review of frequency, amount of bleeding, treatment, difficulty stopping bleeding. अगर कान से ब्लीड आ रहा होता है ना, उनसे तो उनके बारे में पूछो कि नाक से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है. इसलिए हो रही है ना कि अक्सर जब ड्राई मौसम आ जाता है ना, खुश्क साली आ जाती है, तो बाहर मौसम खुश्क हो जाता है, तो हमारे अंदर ये जो खुश्क हवा है हमारे नाक में पड़ जाती है और हमारे नाक में क्या हो जाते हैं? क्रैक्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर वो आसानी से ईजीली ब्लीड कर जाती है. आल्सो डिटरमाइन वेदर द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ यूजिंग नेजल स्प्रे और ड्रॉप्स. उनसे पूछो कि वो नेजल स्प्रे यूज़ कर रहा है, ड्रॉप्स, क्योंकि एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जी के वो स्प्रे. इंक्लूडिंग द अमाउंट को भी करो, कितना यूज़ कर रहा है, किस टाइम, फ्रिक्वेंसी कितनी बार यूज़ कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ और कितने अर्से से यूज़ कर रहा है, कितना अमाउंट है, मकदार है, कहाँ कब से कितनी बार. आज द पेशेंट इफ दे आर बेन टोल्ड दैट दे आर स्नोर इफ दे हैव डिफिकल्टी. अगर वो स्नोरिंग कर रहे हैं ना, तो स्नोरिंग के लिए अपनी चीज़ होती है, वो उसकी मुंह में हम रखते हैं, तो स्नोरिंग को बचाना है. स्नोरिंग को किस लिए स्नोरिंग कर रहा है? स्नोरिंग इसलिए कर रहा है कि अक्सर हमारे पेरिनेक्स की जो मसल होते हैं रात में रिलैक्स हो जाते हैं, या अल्कोहल की वजह से या एज की वजह से उसकी टोनिसिटी कम हो जाती है, जो इसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाती है और वो हवा की जो ट्रेकिया की जो रास्ता है वो उसके ऊपर रह जाती है. तो क्या हो जाता है?
कि रास्ता कम पड़ जाता है हवा के लिए, तो हवा बहुत मुश्किल से पास हो जाती है, वहाँ पर स्नोरिंग प्रोड्यूस हो जाती है। नोज असेसमेंट किस तरह असेसमेंट करोगे? व्हेन इंस्पेक्टिंग द एक्सटर्नल नोज, जब आप एक्सटर्नल बाहर वाली हिस्से को आप कर रहे हो, ऑब्जर्व द शेप को नोट करो, साइज को, स्किन कलर को, प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मिटी, इंप्लीमेशन, उन चीज़ों को नोट करते रहो। द नोज इज नॉर्मली स्मूथ है, सिमेट्रिकली दोनों तरफ से एक जैसी होती है, विद द सेम कलर, एक जैसे कलर इज फेस, चेहरे की तरह उनका कलर होता है। रिसेंट ट्रामा का एडीमा डिस्कलर, अगर ट्रामा में कोई इंजरी हुई है तो एडीमा होगा, सूज जाएगा, डिस्कलरेशन कलर उसके कलर डिफरेंट होगी, चेंज हो जाएगा, तब्दील होगा। एब्सवेलिंग डिफॉर्मिटी, अगर वो सूज गई है या डिफॉर्मिटी कोई ख़राबी है, जेंटली पल्पेट द रिज एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नोज एंड बाई प्लेसिंग द फिंगर ऑफ ईच नेज़ल ब्रिज टू द टिप। बिल्कुल आप इसके अंदर जो ब्रिज है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको एग्जामिन करो। नोट इन टेंडरनेस, अगर दर्द कर रहा है हाथ लगाने से, इसका नाम है टेंडरनेस। टेंडरनेस को नोट करो। मासिस को सख्त तो नहीं है, अंडरलाइंग डिविएशन हुआ, अंदर देखो कोई नोज डीएनएस तो नहीं है, डिविएटेड नेजल सेप्टम तो नहीं है, नेजल स्ट्रक्चर आर यूजुअली फेम एंड स्टेबल, आमतौर पर नाक जो होता है ना, ये मजबूत होता है और स्टेबल होता है। ईयर नॉर्मली पासिस फ्रीली थ्रू द नोज, नॉर्मली हवा अंदर जा सकती है किस चीज़ के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, व्हेन द पर्सन ब्रीथ, जब वो सांस ले रहा होता है। टू असेस पेटेंसी, अगर आपको ये ज़रूरी, आप इसमें इंटरेस्ट है कि आप इसको चेक कर लो कि वो खुली है या नहीं है, आप द नेयर जिस नाक की, प्लेस फिंगर ऑन साइड ऑफ द पेशेंट नोज, एक फिंगर रखो एक साइड पे नोज एंड अक्लूड द वन नेरीज, और दूसरी सुराख को, नाक की दूसरी सुराख को बंद करो और एक को खुला छोड़ लो। इनसे कह दो कि नाक की सांस ले लो, या उनके सामने कोई गुलाब वगैरह चीज़ रखो, उनसे कह दो कि किस तरह उनकी वो है, स्मेल है। अगर उसको आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वो नोस्ट्रल ठीक है, नाक का वो सुराख ठीक है, फिर दूसरा सुराख में वो करो। Ask the patient to breathe when the mouth is closed, मुंह बंद करके सांस ले लो। रिपीट द प्रोसीजर फॉर अदर ने, दूसरी की तरह ये भी यही कर लो, कंटिन्यू। लाइट इल्यूमिनेट करो, लेजेंड डिस्चार्ज नोट करो, स्वेल तो नहीं है। डिस्चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्फेक्शन हुई है। साइनस इन्फेक्शन, ग्रीन डिस्चार्ज है, विचुअल यूज़ ऑफ बेटा कोकेन तो यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होगी। फिर साइनस है, मैंने आपको बताया था कि 8 साइनस है। ऊपर देखो फ्रंटल साइनस है, तो ये 2 है ना, दूसरी साइड पर भी है। एथमॉइड साइनस है, स्पिनॉइड साइनस है एंड मैक्सिलरी साइनस है। तो 4 × 2 = 8। साइनस, द एग्जामिनेशन द साइनस इज़ लिमिटेड टू पल्पेशन, ये बिल्कुल पल्पेट करो, पल्पेशन से हो जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन से वो तो आपको नज़र नहीं आएगा ना वो सुराख। इन सम एलर्जी, इन केसेस ऑफ एलर्जी, एलर्जी इन्फेक्शन है, द इंटीरियर ऑफ द साइनस बिकम इन्फ्लेमेड एंड सोर, तो ये नॉर्मली आपको इसको मालूम नहीं होगा, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाती है तो बिल्कुल ये ऊपर आएगा और सोरन होगा, सूज जाते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू असेस द टेंडरनेस इज बाय द एक्सटर्नली पल्पेटिंग द फ्रंटल एंड मैक्सिलरी फेशियल एरिया। आसानी से ये करो कि इससे फ्रंटल और मैक्सिलरी फेशियल एरिया को चेक करो, पल्पेट करो। पल्पेट द फ्रंटल साइनस बाय एक्सर्टिंग प्रेशर विद द थंब ऑफ एंड अंडर द पेशेंट्स आईब्रो, आईब्रो के नीचे और उसके ऊपर, माथे के ऊपर आप थंब रखो। जेंटल अपवर्ड प्रेशर, जब आप प्रेशर लगाओगे एल सेट आपको मालूम हो जाएगा टेंडरनेस की, दर्द कर रहा है या नहीं। एजीली, अब साइनस इरिटेशन एक्सप्रेशन, अगर साइनस की ख़राबी है तो वो दर्द करेगा। डू नॉट अप्लाई प्रेशर टू दी आईज, आईज के ऊपर प्रेशर न लगाओ। अब टेंडरनेस ऑफ साइनस इज प्रेजेंट, अगर वो दर्द कर रहा है, द साइनस में भी स्ट्रॉन्ग इल्यूमिनेटर, तो हाथ लगाने से जब दर्द कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाथ न लगाओ, बल्कि क्या करो भाई, लाइट लगा दो, लाइट के ज़रिए से करो, चेक करो। दिस प्रोसीजर हाउ यू रिक्वायर एडवांस एक्सपीरियंस, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फिर है असेसमेंट ऑफ ओरल कैविटी, कि मुंह को किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। असेस द माउथ एंड पेनिस टू डिटेक्ट साइन ऑफ ओरल हेल्थ, डिटरमिन ओरल हाइजीन के बारे में। एंड डेवलप थेरेपीज ऑफ द पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो हम किस तरह फिर उसको ठीक कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इनटेक, अगर मतलब डिहाइड्रेशन किस वजह से, मुंह की, हमारे जो मुंह है ना, माउथ है, ये क्यों ड्राई हो जाता है, ये क्योंकि अगर इनटेक, डॉक्टर ने कहा है कि आपने कुछ नहीं खाना है, क्योंकि अगर ओरल ट्रामा है या ओरल ईयर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम तो नहीं खा सकते है ना, तो वो हो जाएगा, खुश्क हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, गंद नज़र आता है, स्मेल आ जाती है। टू असेस द ओरल कैविटी
यूज़ अ पेन लाइट एंड टंग डिप्रेसर। उसका आपने क्या करना है कि पेन लाइट को यूज़ करो, टंग डिप्रेसर को ले लो और गैस पीस को ले लो। ग्लव्स को पहनो, म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करो। हैव द पेशेंट सिट, उसको बिठा दो। जब आप बिठाओगे तो आपको नज़र ओरल की नज़र कि वो एडमिनिस्ट्रेट ओरल हाइजीन, और आपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, मुँह की सफाई का ख्याल रखना है। हिस्ट्री किस तरह लोगी आप? ओरल क्यूटी के बारे में किस तरह हिस्ट्री लोगी। डिटर्मिन इफ द पेशेंट वियर डेंचर्स, उनसे मालूम करो कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर से मसनूई दांत लगाए हैं या दांत के लिए जो फ्रेम में वो लगाए हुआ होता है रिटेनर, ताकि वो दांत अपनी जगह पर रिटेन रहे। एंड इफ़ दे फिट कंफर्टेबली, और ये मालूम करो कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल है या नहीं है। एन असेसमेंट ऑफ द रीसेंट चेंज इन एपिटाइट, देखो कि वो भूख लगती है नहीं लगती है। और वेट के बारे में ऑफ्टन फाइंड्स द प्रॉब्लम विद चीविंग में मसला तो नहीं है, सॉल्विंग में मसला तो नहीं है। डेंटल हाइजीन के बारे में उनसे पूछो, माउथ कैंसर के बारे में, थ्रोट के बारे में, सोप, चीविंग, टोबैको, स्मोक, पाइप को हुक्का तो नहीं पी रहा है, कंज्यूम अल्कोहल तो नहीं ले रहा है। ये सारी चीज़ें आपने ये भी मालूम करो। टॉन्सिलेक्टोमी तो उन्होंने नहीं की है, या एडिनोइडेक्टोमी, टॉन्सल्स तो उन्होंने नहीं, मतलब वो टॉन्सल्स के ऑपरेशन तो नहीं किए हैं। या एडिनोइड, ये जो क्या है एडिनोइड, ये मास है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक मास है। जब ये इनलार्ज हो जाता है, बहुत इनलार्ज हो जाता है टिश्यू, बिकॉज बिटवीन बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये मास लिम्फेटिक सिस्टम का, ये चीज़ ये बिल्कुल नाक के पीछे और थ्रोट के दरमियान। और इसका काम क्या है कि बैक्टीरिया और वायरस को पकड़ना। तो अब ये अब हद से ज़्यादा इलाज हो जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है निकलना, सॉल्विंग करना, तो इसकी ऑपरेशन इसका सर्जरी करते हैं। लिप्स ना, फिर ज़ाहिर है कि लिप्स को हम किस तरह, लिप्स को देखो कि बिल्कुल उनकी कलर को देखो, उनकी बनावट को देखो, उनकी क्रैक्स को देखो, विटामिन सी की डिफिशिएंसी तो नहीं है और डिजीज़ तो नहीं है। इंस्पेक्ट द लिप्स फॉर कलर, टेक्सचर, हाइड्रेशन, कंटूर, लेजन। विद द पेशेंट माउथ क्लोज, उनके मुंह को, उससे कह दो कि मुंह को बंद कर दें। व्यू द लिप्स फ्रॉम इन टू इन, साइड से भी चेक कर लें। नॉर्मली दे आर पिंक, नॉर्मली पिंक होती है, बैंगनी होता है, मॉइस्ट होता है, सिमेट्रिकल जैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, विदाउट लेजन, से ऊपर कोई किसी किस्म का जख्म नहीं होता। लिप्स कलर इन द डार्क स्किन पेशेंट विल राइज फ्रॉम पिंक टू प्लम। और डार्क कलर के जो लोग होते हैं ना, वो पिंक से लेकर उनकी जो प्लम खुबानी कलर का वो होता है, उनकी तरह उनका होता है। हैव फीमेल पेशेंट रिमूव देयर लिपस्टिक बिफोर एग्जाम, और फीमेल जब फीमेल पेशेंट हो तो अपने उनकी खिदमत में मुअद्दिबाना गुजारिश करनी होगी, एप्लीकेशन लिखना होगा कि बराई मेहरबानी अब लिपस्टिक को हटा दें। इनीमिया काज पेलर ऑफ द लिप्स, अगर इनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो क्या हो जाएगा, लिप्स पेल होंगी। विद साइनोसिस कॉज बाय रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर, अगर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला है, दिल का मसला है, तो ये फिर ब्लूइश नज़र आएगी। ठीक है जी। एनी लेजन सच एज नोड्यूल्स और अल्सरेशन, अगर कोई ज़ख़म है, दाने है, कैन बी रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का वजह होगा या इरिटेशन की वजह होगा या स्किन कैंसर का एक वजह होगा। म्यूकोजा सिस्टम में, मुंह के अंदर जो सॉफ्ट चीज़ है ना, म्यूकोजा, म्यूकस मेम्ब्रेन से। टू रिव्यू द इनर ओरल म्यूकोजा, अगर आपने उसका रिव्यू लेना है, देखना है। हैव द पेशेंट आफ्टर द माउथ स्लाइडली एंड जेंटली पुल द लोअर लिप्स, आपने उनकी क्या करना है, उनके नीचे वाले होंठ को नीचा करके आपने उसको देखना होगा। रिपीट द प्रोसेस फॉर द अपर लिप, उसी तरह दूसरे पुल आउट द लोअर लिप अवे फ्रॉम द टीथ, तो आपको म्यूकोजा नज़र आएगा। ऊपर की तरह भी यही करो। इंस्पेक्ट द म्यूकोजा पर कलर चेक करो, हाइड्रेशन चेक करो, बनावट चेक करो, जख्म चेक करो, अल्सर चेक करो, एब्रेजन कट तो नहीं है, सिस्ट दाना तो नहीं आया हुआ है। नॉर्मली द म्यूकोजा इज ग्लिस्टनिंग पिंक, नॉर्मली जो होता है ना ये चमकदार होता है, पिंक कलर का होता है। वेरिंग शेड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, नॉर्मल 10% ऑफ वाइट अप टू द एज ऑफ 50 एंड अप टू 90% ऑफ ब्लैक बाय द सेम एज। 10% वाइट लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है जब ये 50 साल से ऊपर हो जाता है, और 90% लोगों में क्या हो जाता है, ब्लैक्स में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है जब ये 50 साल से ऊपर चले जाते हैं। पल्पेट द लेजन विद द ग्लोव्ड हैंड फॉर टेंडरनेस, साइज एंड ग्लव्स पहनना है। गम्स, मसोड़े एंड टीथ असेसमेंट, और दांतों की
एग्जामिन द गम्स जिंजिवी, गम्स को चेक करो पर कलर को, इडीमा को, रिट्रैक्शन को, ब्लीडिंग को, लेजन को, जख्म को। द पेशेंट वियर डेंजर, उन्होंने मसनूई चीज़ रखी हुई होती है। इरेगुलरिटी और लेजन ऑफ द गम्स क्रिएट डिस्कम्फर्ट, अगर वही बेतरतीबी है तो डिस्कम्फर्ट होगा एंड सिग्निफिकेंटली इम्पेयर द एबिलिटी च्यूइंग में मसला होगा। आज द पेशेंट टू रिमूव डेंचर्स फॉर कंप्लीट असेसमेंट, उनसे कहना है कि बिल्कुल उस डेंचर को रिमूव करो। हेल्थी गम्स आर पिंक, नॉर्मली पिंक होता है, मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है, टाइटली फिट अराउंड ईच टूथ, और हर एक दांत की बिल्कुल उसको उन्होंने कवर किया होता है, उसने कवर किया हुआ होता है। डार्क स्किन पेशेंट में भी पैची पिगमेंटेशन है, और जो बिल्कुल काले होते हैं ना, तो उन कालों का जो होता है ना, बिल्कुल उसके ऊपर पिगमेंटेशन होती है, बिल्कुल पिगमेंट्स नज़र आ रही होती है। इन ओल्डर एडल्ट द गम्स आर यूजुअली पेल, बड़े उम्र के लोगों में जो जनरली जो मसोड़े होते हैं पेल कलर के होते हैं। यूजिंग ग्लव्स, ग्लव्स आपने पहना। पल्पेट द गम्स टू असेस फॉर लेजन, जख्म को चेक करो, उनका पल्पेट करो, थिकनेस को चेक करो, एंड मासिस को। नॉर्मली देयर इज नो टेंडर, नॉर्मली जो होता है ना यहाँ पर किसी किस्म का दर्द नहीं होता। Spongy gums that bleed easily indicate periodontal disease or vitamin C deficiency. अगर वो स्पंजी हो गई है और ब्लीडिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि गम ब्लीड का मसला है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेरियोडेंटल डिजीज। पेरियोडेंटल का मसला फिर इलाज नहीं है, इसका सिर्फ है कि इलाज के सारे दांत को हटा दो और नए दांतों को लगा दो या उसी दांत को हटा दो। और द पेशेंट टू क्लेंज द टीथ, उनसे कहता कि दोनों के अपने दांतों को बंद करें, स्माइल करो, मुस्कुराहट ले। टू ऑब्जर्व टीथ एक्लूजन, आपको पता चलेगा कि दांत किस तरह है। दी अपर मोलर नॉर्मली रेस्ट डायरेक्टली ऑन द लोअर मोलर्स, ऊपर जो मोलर दांत है बिल्कुल नीचे वाले दांत के ऊपर आएगी, एंड द अपर इंसीजर और इंसीजर के ऊपर आएगा। नोट द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ टीथ, पोजीशन भी चेक करो और उसकी अलाइनमेंट भी चेक करो। तरतीब, प्रोब ईच टूथ जेंटली, हर एक को क्या नोट करो, टच करो विद द टंग ब्लेड की जरिए से। विद द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ एनी लोकलाइज डिस्कम्फर्ट, अगर उसको मैं आ रहा हूँ नहीं उधर रखो, लोकलाइज डिस्कम्फर्ट अगर उसको ये मसला हो रहा है। द टीथ आर नॉर्मली फर्मली सेट, नॉर्मली जो दांत होते हैं वो बिल्कुल मजबूत लगे हुए होते हैं। टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, जुबान और नीचे वाला हिस्सा मुंह का। केयरफुल इंस्पेक्ट द टंग, जुबान को देखो ऑन ऑल साइड, हर एक तरफ से। इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, और नीचे वाले हिस्से को। द पेशेंट फर्स्ट रिलैक्स द माउथ, वो रिलैक्स करेगा, इंस्ट्रिक्ट द टंग आउट हाफ अवे, वो निकालेगा। अब द पेशेंट प्रोट्रूड द टंग सो पर, अगर बहुत ज़्यादा वो आगे की निकाले बाहर की तरफ, समटाइम्स यू एलिसिट अ गैग रिफ्लेक्स, तो अक्सर ये हो जाता है कि उसको खांसी आ जाती है, तो दरमियानी रवि करना होगा। यूजिंग अ पेन लाइट को ले लो, एग्जामिन द टंग पर कलर को, साइज़ को, पोजीशन को, बनावट को, मूवमेंट को, कोटिंग को, ज़ख़म को, इस सारी चीज़ों को चेक करो ज़ुबान की। नॉर्मल टंग अपीयर्स मीडियम और डल रेड इन कलर, ये नॉर्मली जो होता है ना ज़्यादा शौक नहीं होती, मॉइस्ट होती है, स्लाइडली रफ, थोड़ा सा रफ होता है टॉप सरफेस पे, और बिल्कुल लेटरल और नीचे वाली साइड से बिल्कुल नरम होती है। द टंग रिमेन्स इट मिड लाइन, बिल्कुल मिड लाइन की होती है। आज द पेशेंट टू रेज द टंग, उनसे कहते हो कि वो रेस करे एंड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड, उसको हिला दे हर एक तरफ पे। द टंग शुड गो मूव फ्रीली, वो बिल्कुल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक, ऊपर से नीचे तक जाएगा। प्लेट असेसमेंट, हमारे जो प्लेट होते हैं ना, सॉफ्ट प्लेट है, दूसरा हार्ड प्लेट है, तो हम इसकी असेसमेंट किस तरह कर लेंगे ये हम अभी पढ़ेंगे।